Hey, good morning everyone. How are you all? I hope सभी अच्छे होंगे और enjoy कर रहे होंगे. So in the last class, अपनी पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक फ्रेज क्या होता है, एक क्लोज क्या होता है और एक सेंटेंस क्या होता है. इसके अलावा अपनी पिछली क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू डिस्कस किया था. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके से हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक सेंटेंस में यूज किया जाता है, उन चीज़ों को हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था. आज हम अपनी इस क्लास में एक नया टॉपिक सीखेंगे और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेंस की. टेंस एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है. यहाँ से आपको किसी भी एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बहुत सारे एरर्स आपको देखने को मिलेंगे और टेंस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे. टेंस अगर आपको आते हैं, अगर आप टेंस जानते हैं कि टेंस का यूज़ कैसे किया जाता है, तो आप टेंस से रिलेटेड ही एक टॉपिक होता है वॉइस. वॉइस को आप अच्छे से कर सकते हैं. इसी से रिलेटेड टॉपिक है एक नरेशन. नरेशंस को आप इजीली कर पाएंगे. एक कंडीशनल सेंटेंसेस नाम से एक टॉपिक होता है, उसको आप अच्छे से कर सकेंगे अगर आप टेंस को जानते हैं. और इसी से एक रिलेटेड टॉपिक रहता है क्वेश्चन टैग. तो टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो हम अगर सीख लेते हैं, अगर हम इसको सीख लेते हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स को सीखने में हमें मदद मिल जाएगी. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने इस टेंस टॉपिक को और समझने की कोशिश करेंगे कि टेंस होते क्या हैं, कितने इसके टाइप्स होते हैं और किस तरह से इनको यूज किया जाता है. तो शुरू करते हैं अपना एक नया टॉपिक, दैट इज़ टेंस. अपने इस टेंस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं कि टेंस है क्या. उस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले, टेंस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज कैसे किया जाता है, वर्ब का यूज कैसे किया जाता है और ऑब्जेक्ट का यूज कैसे किया जाता है. एक लिखे गए सेंटेंस में हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर हमने सब्जेक्ट का यूज किया है. एक लिखे गए सेंटेंस में कैसे हमें पता लगेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, एक वर्ब क्या होती है और एक ऑब्जेक्ट क्या होता है. तो टेंस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना सीख लेते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि लिखे गए सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है. एक बार इनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे. सो जब भी कोई भी सेंटेंस लिखा जाता है, उस सेंटेंस को लिखने का तरीका यही फॉलो किया जाता है. उस सेंटेंस में आपको एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, उसमें आपको एक वर्ब देखने को मिलेगी और लिखे गए सेंटेंस में आपको एक ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा. तो सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. अगर मैं बात करूं कि वर्ब क्या होता है, वर्ब को हम एक्शन के नाम से जानते हैं. वर्ब को हम एक्शन के नाम से जानते हैं. एक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी काम करना. कोई भी काम करना क्या कहलाता है, वर्ब. सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट उस एक्शन को जो भी परफॉर्म करता है, जो कोई भी उस एक्शन को परफॉर्म करता है उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम सब्जेक्ट कह देते हैं. इसी को हम डूअर कह देते हैं. डूअर का मतलब जो काम को परफॉर्म करता है, डू का मतलब करना. और जिस किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको ER या OR देखने को मिलता है, वो किसी काम को करने वाले को इंडिकेट करता है. जैसे यहाँ पर डू के साथ हमने ER का यूज़ किया और ये क्या बन गया, डूअर. डूअर मतलब काम को करने वाला. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सिंग और सिंग के लास्ट में मैंने ER ऐड कर दिया, तो ये सिंग से क्या बन गया, सिंगर. जो गाना गाता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंगर. मैंने लिखा ड्राइव
ड्राइव का मतलब क्या हुआ, जो गाड़ी को चलाता है, गाड़ी को चलाना क्या हुआ, ड्राइव, और इसी में मैंने आर ऐड कर दिया और ये क्या बन गया, ड्राइवर। गाड़ी को चलाने वाला क्या हो गया आपका, ड्राइवर। सो वर्ब कोई भी काम करना और उस काम को जो भी परफॉर्म करता है उसको हम उस वर्ब का डूअर कह देते हैं, उसको वर्ब का सब्जेक्ट कह देते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कौन होता है, जिसके ऊपर काम का असर पड़ता है, जिसके ऊपर काम का अफेक्ट पड़ता है, उसको हम क्या कह देते हैं, ऑब्जेक्ट। इसी को हम रिसीवर के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम रिसीवर भी कह देते हैं। रिसीवर हम क्यों कहते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ने कोई भी काम किया और उस काम का अफेक्ट जिसके ऊपर हुआ, उस काम को जिस किसी ने भी रिसीव किया, उसको हम क्या कह देंगे, ऑब्जेक्ट कह देंगे। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, जो किसी काम को रिसीव करता है, जो किसी काम को रिसीव करता है उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं। सो वर्ब मतलब कुछ भी करना, और जो उस वर्ब को, जो उस एक्शन को परफॉर्म करता है उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे, और जो उस एक्शन को रिसीव करेगा उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा, और मैंने लिखा आपके सामने मोहित इनवाइटेड रवि। मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, मोहित इनवाइटेड रवि, और इस लिखे गए सेंटेंस में मैंने 3 वर्ड्स आपके सामने लिखे। एक वर्ड हमने मोहित लिखा, दूसरा मैंने इनवाइटेड लिखा, और तीसरा मैंने रवि लिखा। इस लिखे गए सेंटेंस में अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर काम क्या हुआ, तो यहाँ पर जो काम किया गया वो क्या हुआ, इनविटेशन देने का काम किया गया, इनवाइट करने का काम किया, और इनवाइट करने का काम किया गया। तो यहाँ पर इनवाइटेड जो हमने लिखा है ये अपने आप में क्या हुआ, एक वर्ब हुआ, ये अपने आप में क्या हुआ, एक वर्ब हुआ। और ये इनविटेशन देने का काम किसने किया, किसने इनवाइट किया, तो इनवाइट करने का काम मोहित ने किया। तो मोहित क्या हुआ, इस वर्ब का, इस इनविटेशन वर्ब का या इनवाइट वर्ब का क्या हुआ, मोहित सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि मोहित ने इनवाइट करने का काम किया। और उस इनविटेशन को रिसीव किसने किया भाई, उस इनविटेशन को रिसीव किसने किया, उस इनविटेशन को रिसीव किया रवि ने। तो रवि क्या हुआ, इस इनवाइटेड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, रवि क्या हुआ, इस इनवाइटेड वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट कौन होता है, जो किसी भी एक्शन को रिसीव करता है, जो किसी भी काम को रिसीव करता है, जिसके ऊपर काम का इफेक्ट पड़ता है, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट को हम एक दूसरे तरीके से भी पहचान सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को हम एक दूसरे तरीके से पहचान सकते हैं, अगर लिखे गए सेंटेंस में जो वर्ब हमने यूज की है, लिखे गए सेंटेंस में जो वर्ब हमने यूज की है, और उस वर्ब से आपको लिखे गए सेंटेंस में जो वर्ब हमने यूज की है, उस वर्ब से आपको वट या whom का रिप्लाई मिल जाए। लिखे गए सेंटेंस में जो वर्ब हमने यूज की है, तो उस वर्ब से अगर हमें वट या whom का रिप्लाई मिल जाए, तो हम कह सकते हैं उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया है। अगर लिखे गए सेंटेंस में आपको वट या whom से रिप्लाई ना मिले, तब हम कहेंगे कि लिखे गए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया गया है। तो एक चीज़ हमें समझ में आई, अगर लिखे गए सेंटेंस में जो वर्ब यूज़ की गई है, उस वर्ब से हमें वट का रिप्लाई मिल जाए या whom का रिप्लाई मिल जाए, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है। और ऑब्जेक्ट को पहचानना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि जब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, जब हम अपने वॉइस टॉपिक की बात करेंगे, तो वॉइस टॉपिक आप किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव सेंटेंस में तभी चेंज कर सकते हैं जब आपको ये पता हो कि लिखे गए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या यूज़ किया गया है।
तो वर्ब से अगर वट या होम का रिप्लाई मिल जाएगा तो हम कह सकते हैं लिखे गए सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है। और जब हमें लिखे गए सेंटेंस में वर्ब से वट का रिप्लाई मिलेगा, जो रिप्लाई आपको मिलेगा वो आपका एक नॉन लिविंग रहेगा, वो आपका एक नॉन लिविंग रहेगा। अगर वर्ब से आपको होम का रिप्लाई मिल जाए वो आपका लिविंग रहेगा। अगर वर्ब से आपको होम का रिप्लाई मिल जाए तो वो आपका लिविंग ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने आपसे पूछा मोहित इनवाइटेड whom, मोहित इनवाइटेड whom, रवि। तो मोहित ने किसको इनवाइट किया? रवि को इनवाइट किया। तो रवि क्या है? अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। और उस लिखी गई वर्ब इनवाइट से हमें किसका रिप्लाई मिला? होम का रिप्लाई मिला। तो होम का रिप्लाई मिला तो अपने आप में रवि एक कैसा ऑब्जेक्ट हुआ? एक लिविंग ऑब्जेक्ट हुआ। एक सेंटेंस और मैंने आपके सामने लिखा, और मैंने लिखा कविता बॉट अ पेन। एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा कविता बोट अ पेन। अगर मैं इस लिखे गए सेंटेंस की बात करूं तो यहाँ पर काम क्या हुआ? यहाँ पर खरीदने का काम हुआ। तो बोट क्या हुआ? यहाँ पर अपने आप में एक वर्ब हुई। खरीदने का काम किया किसने? कविता ने किया। कविता अपने आप में एक सब्जेक्ट हुई। कविता बोट वट, कविता बोट वट, कविता ने क्या खरीदा? कविता ने एक पेन खरीदा। तो यहाँ पर पेन क्या हुआ? अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हुआ। पेन क्या हुआ? अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हुआ। तो अगर सेंटेंस में लिखी गई वर्ब से हमें, अगर सेंटेंस में लिखी गई वर्ब से हमें, अगर सेंटेंस में लिखी गई वर्ब से हमें, अगर सेंटेंस में हमें लिखी गई वर्ब से वट या होम का रिप्लाई मिल जाता है, अगर लिखे गए सेंटेंस में हमें वर्ब से वट या होम का रिप्लाई मिल जाता है, तब वो क्या बन जाता है? तब वो आपका एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। वट से रिप्लाई मिलेगा तो हमेशा आपको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगी। अगर आपको होम से रिप्लाई मिलेगा तब आपको हमेशा ही लिविंग ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और लिखे गए सेंटेंस में आप चीज़ों को पहचान पाएंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब हम बात करेंगे अपने टेंस टॉपिक की। अब हम अपने टेंस टॉपिक को शुरू करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। टेंस टॉपिक की अगर मैं बात करूं, टेंस होते क्या हैं और किस तरह से इन्हें यूज़ किया जाता है, एक बार इनको समझते हैं कि टेंस क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं। टेंस टेंस को समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि टेंस से किसी भी एग्ज़ाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपके सामने लिखा टेंस, मैंने आपके सामने लिखा टेंस। अगर इस टेंस की मैं बात करूं, अगर इस टेंस की मैं बात करूं और मैं आपसे पूछूं कि टेंस क्या होते हैं, किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है, टेंस की डेफिनेशंस की बात करें तो स्टूडेंट्स क्या रिप्लाई देते हैं? टेंस को हम काल कह देते हैं, टेंस को हम काल कह देते हैं। और टेंस के 3 टाइप आपको देखने को मिलते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन मैंने कहा काल तो हम किसे कहते हैं? काल तो हम टाइम को कहते हैं भाई। काल हम किसको कहते हैं? टाइम को कह देते हैं। क्योंकि आपने एक वर्ड सुना होगा काल चक्र। काल चक्र मतलब टाइम का चक्र, समय का चक्र। तो टाइम जो होता है आपका, जो आप अभी तक जानते हैं या आप समझते हैं कि टेंस जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, तो समझने की कोशिश करें। टेंस
तीन तरह के नहीं होते। जो तीन तरह का होता है वो आपका टाइम होता है, जो तीन तरह का होता है आपका वो टाइम होता है, जिसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये आपके टेंस ना होकर ये क्या होते हैं, ये आपके टाइम होते हैं। दो, हालांकि टाइम और टेंस एक जैसे से लगते हैं, एक जैसे सा मीनिंग डिलीवर करते हैं, लेकिन इनमें मामूली सा डिफरेंस होता है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है। उसी डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है। तो जो टेंस की बात करेंगे अभी, पहले हम बात कर रहे हैं टाइम की। टाइम कितनी तरह के होते हैं, टाइम आपके तीन तरह का होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट को हम क्या कहते हैं हिंदी में, भूतकाल जो बीत गया है, प्रेजेंट वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, फ्यूचर आपका भविष्य काल जो आपका आने वाला टाइम है, उसको हम क्या कह देते हैं, फ्यूचर कह देते हैं। पास्ट टाइम जिसको हमने एक्सपीरियंस कर लिया है, जिसको हमने एंजॉय कर लिया है। प्रेजेंट टाइम जो आपका अभी चल रहा है, जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फ्यूचर टाइम आपके आने वाले टाइम को हम क्या कहेंगे, फ्यूचर टाइम कहेंगे। तो ये तो बात हुई टाइम की, लेकिन अगर मैं बात करूं कि टेंस क्या है, अगर मैं बात करूं टेंस क्या, तो टेंस क्या होता है डियर, डिफरेंट यूज ऑफ वर्ब according to time. Different use of verb according to time. Different use of verb according to time. टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब का अलग अलग तरह से यूज कर लेना ही टेंस कहलाता है। टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब का अलग अलग तरह से यूज कर लेना ही आपका टेंस कहलाता है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे आपके सामने, और मैंने लिखा आई ईट फूड। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा आई एट फूड। एक तीसरा सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा आई विल ईट। मैंने ये तीन एग्जाम्पल आपके सामने लिखे, आई ईट फूड, आई एट फूड और आई विल ईट फूड। अगर इस लिखी गई तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं, इन तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स में आई भी कॉमन है आपका, और यहाँ पर लिखा गया ये वर्ड, ये फूड भी आपका कॉमन वर्ड है। अगर इसमें कुछ भी चेंज हुआ है, कुछ भी चेंज हुआ तो यहाँ पर वर्ब का चेंज हुआ है, यहाँ पर वर्ब का चेंज हुआ है। और मैंने कह दिया कि भाई जो हमने पहला सेंटेंस लिखा आई ईट फूड, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा सेंटेंस जो हमने लिखा आई एट फूड, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई विल ईट फूड, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो मैंने किस बिहाफ पर ये कह दिया, मैंने कैसे इसको डिवाइड कर दिया कि जो यहाँ पर लिखा गया सेंटेंस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो वर्ब के बिहाफ पर ही मैंने ऐसा कहा कि यहाँ पर ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है और ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो टेंस क्या होता है डियर, डिफरेंट यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग ही वर्ब का अलग अलग तरह से यूज कर लेना ही टेंस कहलाता है। टाइम के अकॉर्डिंग ही वर्ब का अलग अलग तरह से यूज कर लेना आपका टेंस कहलाता है। अगर मैं बात करूँ टेंस के टाइप्स की, टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, जो टेंस के जो टाइप्स रहते हैं डियर, टेंस आपके 4 तरह के होते हैं। टेंस आपके 4 तरह के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपका होता है, सबसे पहले होता है आपका इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले होता है आपका इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है
कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है परफेक्ट टेंस, एंड द फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमने क्या सीखा, हमने देखा कि टाइम जो होता है, टाइम 3 तरह का होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। टेंस कितने तरह के होते हैं? टेंस आपके 3 तरह के होते हैं, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट टेंस क्या होता है डियर? जब हमें किसी एक्शन के बारे में पता ना लगे, जब हमें किसी एक्शन के बारे में पता ना लगे कि वो काम आपका चल रहा है या वो कंप्लीट हो गया है, उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम इंडेफिनिट टेंस कह देते हैं, उसको हम इंडेफिनिट टेंस में रख देते हैं। अगर उस काम का प्रेजेंट में ना पता लगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर उस काम के बारे में पास्ट में पता ना लगे कि काम कब हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट, अगर उस काम के बारे में फ्यूचर में पता ना लगे कि काम कब होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है डियर? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिन्यूअस टेंस? जब हम बात करते हैं किसी काम की कंटिन्यू होने की, जब कोई काम आपका प्रोग्रेस में है, जब कोई काम आपका प्रोग्रेस में है, जारी है, कंटिन्यू फॉर्म में है, ऑनगोइंग है, तब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसी को हम इनकम्प्लीट भी कह सकते हैं, इसी को हम इनकम्प्लीट भी कह सकते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि वो काम तो आपका शुरू हो चुका है लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो ऑनगोइंग है, वो चल रहा है। जैसे जब रोड पर कोई काम चल रहा होता है, वहाँ पर लिखा होता है कि वर्क इज़ गोइंग ऑन, वर्क इज़ गोइंग ऑन। इसका मतलब क्या हुआ कि काम आपका प्रोग्रेस में है, काम आपका चल रहा है, अभी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, वो काम आपका इनकम्प्लीट है। और कॉन्टिन्यूअस टेंस में डियर हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ किया जाता है, जो किसी काम की कंटिन्यूटी को दिखाता है। इसी को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं, इसी को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं। और इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इसी को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कह दिया जाता है। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है टू कंप्लीट समथिंग, टू फिनिश समथिंग। परफेक्ट का मतलब टू कंप्लीट समथिंग, टू फिनिश समथिंग। जब कोई काम आपका कंप्लीट हो गया है, कोई काम पूरा हो गया है, वहाँ पर हम परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे जो दिखाता है कि कोई काम आपका कंप्लीट हो गया है, कोई काम आपका कंप्लीट हो गया है। और कंप्लीशन को दिखाने के लिए आपको हमेशा ही हैज़, हैव या हैड, हैज़, हैव या हैड, इन तीनों में से कोई वर्ब यूज़ करनी होगी। और इसके बाद, इनके बाद हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, इनके बाद हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अगर कोई काम आपका प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर कोई काम पास्ट में कंप्लीट हुआ था तो पास्ट परफेक्ट, अगर कोई काम आपका फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट। अगर मैं बात करूं इस टेंस की परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, अगर मैं बात करूं इस टेंस की परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस डियर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इन दोनों टेंस के कॉम्बिनेशन से बनता है। कॉन्टिन्यूस के साथ परफेक्ट, इन दोनों टेंस को हमने जब मर्ज कर दिया, जब हमने मर्ज किया तो इससे क्या बन गया आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस कौन क्या दिखाता है? कॉन्टिन्यूस दिखाता है कि कोई काम आपका कंटिन्यू है, प्रोग्रेस में है। लेकिन परफेक्ट क्या दिखाता है कि कोई काम आपका कंप्लीट हो गया है, कोई काम आपका कंप्लीट हो गया है।
सो कितना अजीब सा लगता है कि कोई काम आपका कंप्लीट भी हो गया है और वही काम आपका ऑन गोइंग भी है, वही काम आपका कंटिन्यू भी है। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो हम वर्ब यूज़ करते हैं, परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस के लिए हम जानते हैं कि या तो हैज़ होगा, या आपका हैव होगा, या हैड होगा। इन तीनों में से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो हैज हैव आ जाएगा, अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो आपका हैड आ जाएगा, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो आपका विल के साथ हैव आएगा। कॉन्टिन्यूस टेंस की कंडीशन क्या होती है? कॉन्टिन्यूस टेंस की कंडीशन होती है इसके साथ हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। लेकिन इनकी कंडीशन क्या है? हैज़, हैव और हैड की कंडीशन क्या है? इसके साथ हमेशा ही वर्ब की एक थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इनके साथ हमेशा ही वर्ब की एक थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, और थर्ड फॉर्म के तौर पर हम यहाँ पर किसका यूज़ कर देते हैं? थर्ड फॉर्म के तौर पर यहाँ पर हम बीन का यूज़ कर देते हैं। थर्ड फॉर्म के तौर पे हम बीन का यूज़ करते हैं। बीन किसकी थर्ड फॉर्म होती है? बी की थर्ड फॉर्म को हम बीन कहते थे। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एक ऐसा टेंस जहाँ पर कोई काम आपका कंप्लीट भी हो गया होगा, जहाँ पर कुछ कंप्लीट हुआ होगा, और कोई काम आपका चल रहा होगा, कुछ चल रहा होगा, कुछ कंप्लीट हो गया होगा, उसी को हम क्या कह देते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कह देते हैं। उसी को हम क्या कह देते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कह देते हैं। एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किस तरह का टेंस होता है, इसमें क्या कंप्लीट हुआ होता है और क्या आपका ऑन गोइंग होता है। एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा, मैंने लिखा आई हैव बीन living in Delhi. I have been living in Delhi for 5 years. मैंने ये एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years. मैं दिल्ली में 5 सालों से रह रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ इस लिखे गए सेंटेंस में, एक काम कंप्लीट हो गया है और दूसरा काम आपका ऑन गोइंग है, दूसरा काम आपका इनकम्प्लीट है। और जब काम इनकम्प्लीट होता है तब हम यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस, और जब काम कंप्लीट हो गया है जब हम यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर आपका एक काम इनकम्प्लीट है और दूसरा आपका कंप्लीट हो गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनकम्प्लीट क्या है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर इनकम्प्लीट क्या है, तो इनकम्प्लीट क्या है? रहना। यहाँ पर जो इनकम्प्लीट है वो क्या है? आपका रहना। इनकम्प्लीट क्योंकि वो अब भी रह रहा है। जो इंसान है, जो डूअर है, आई जो है वो अब भी रह रहा है, तो उसका रहना क्या हुआ? इनकम्प्लीट हुआ। इनकम्प्लीट और कंप्लीट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया वो 5 years। 5 years क्या हो गए आपके? कंप्लीट हो गए हैं। 5 years क्या हो गए हैं आपके? कंप्लीट हो गए हैं। इसीलिए हमने दोनों ही टेंस का यूज़ कर लिया, दोनों ही हमने टेंसेस का यूज़ कर लिया। इनकम्प्लीट को दिखाने के लिए हमने कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया, क्योंकि काम अब भी चल रहा है,
और कंप्लीशन को दिखाने के लिए हमने परफेक्ट टेंस का यूज़ कर लिया। कंप्लीशन को दिखाने के लिए हमने परफेक्ट टेंस का यूज़ कर लिया। कंप्लीशन को दिखाने के लिए हमने परफेक्ट टेंस का यूज़ कर लिया। तो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। आपका ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, जहाँ पर एक काम आपका इनकम्प्लीट रहा और दूसरा काम आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है और किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। सो हमने टेंस को समझने की कोशिश की कि टेंस क्या है, टेंस की डेफिनेशन क्या है, टेंस के टाइप्स क्या है और टाइम क्या होता है। टाइम जो होता है वो आपको 3 तरह का होता है। प्रेजेंट टाइम हो सकता है, पास्ट टाइम हो सकता है या आपका फ्यूचर टाइम हो सकता है। टेंस क्या होता है? डिफरेंट यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम। टेंस के हमने 4 टाइप्स देखे, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर हम टाइम एंड टेंस को मर्ज कर देते हैं, टाइम एंड टेंस को जब हम मर्ज कर देते हैं तो हमें देखने को मिलते हैं 4 टेंस हमें प्रेजेंट में मिले, 4 टेंस हमें पास्ट में मिले और यही 4 टेंस हमें फ्यूचर में मिलेंगी। तो ये क्या हुए आपके 12 पार्ट्स ऑफ टेंस, तो ऐसा कहा जाता है। और हम जानते भी हैं कि भाई टेंस कितने होते हैं, 12 टेंस होते हैं। टेंस कितने होते हैं आपके? 12 टेंस होते हैं। तो आज हम बात करते हैं अपने सबसे पहले टेंस की। सबसे पहले टेंस का हम जिक्र करेंगे और वो क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है और कहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है और कहाँ पर किस तरह के सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले टेंस को हम शुरू करते हैं, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ की जाती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम डू या डज का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डू या डज का यूज़ करते हैं। डू का यूज़ किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए, डू का यूज़ किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए और डज का यूज़ किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। डू का यूज़ करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए और डज का यूज़ करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अगर हम किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को सिंगुलर कह रहे हैं तो सिंगुलर से हमारा क्या मतलब है कि हम किसी एक व्यक्ति, एक पर्सन, एक चीज़ की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी व्यक्ति या किसी पर्सन को प्लूरल कह रहे हैं तो प्लूरल से हमारा क्या मतलब है कि हम एक से ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। तो डू का यूज़ करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए और डज का यूज़ करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। डू या डज का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होगा
या तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होगा या इनका यूज़ नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाएगा। डू डज का यूज़ या तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होगा या इनका यूज़ आपका नेगेटिव सेंटेंसेस में होगा। पॉजिटिव सेंटेंसेस में इनका यूज़ हम नहीं करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस में इनका यूज़ हम नहीं करेंगे। हर एक टेंस की अपनी एक फॉर्मेशन होती है। हर एक टेंस की अपनी एक फॉर्मेशन होती है। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्मेशन की, हर टेंस की अपनी एक फॉर्मेशन होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन क्या होगी? पॉजिटिव सेंटेंसेस की शुरुआत एक सब्जेक्ट से होगी। सब्जेक्ट कौन होता है? काम को परफॉर्म करने वाला। उसके तुरंत बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ईएस का भी यूज़ करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हम वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज़ करेंगे। इसी को बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बच्चे वर्ब की पांचवी फॉर्म मानते हैं। इसी को बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे बच्चे वर्ब की पांचवी फॉर्म मानते हैं। जबकि ये होता क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सिंगुलर बना देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज़ कर देना। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर काम का इफेक्ट होता है। अगर इसी लिखे गए सेंटेंस को मुझे नेगेटिव बनाना है, अगर लिखे गए सेंटेंस को मैं नेगेटिव बनाना चाहता हूँ तो नेगेटिव बनाने के लिए हम नोट का यूज़ करते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए हम नोट का यूज़ करते हैं और हम जानते हैं कि नोट का यूज़ किसके साथ होता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ। हेल्पिंग वर्ब है क्या हमारी? या तो आपका डू आएगा या आपका डज आएगा। ये डिपेंड करता है लिखे गए सेंटेंस के सब्जेक्ट के ऊपर कि वहाँ पर हमने सब्जेक्ट क्या यूज़ किया है। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, देन वी यूज़ ऑब्जेक्ट। अगर मुझे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, अगर मुझे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पर ले जाते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत आपकी हेल्पिंग वर्ब से होगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत आपकी हेल्पिंग वर्ब से होगी। उसके बाद आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और इन द लास्ट वी हैव टू यूज़ क्वेश्चन मार्क। इन द लास्ट वी हैव टू यूज़ क्वेश्चन मार्क। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने समझने की कोशिश की कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वहाँ पर हम डू या डज का यूज़ करेंगे। डू का यूज़ करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए, डज का यूज़ करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए। डज का यूज़ करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। प्लूरल से हमारा क्या मतलब है? जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं, एक से ज़्यादा लोगों की हम बात करते हैं, उसको हम प्लूरल सब्जेक्ट्स कह देते हैं। जब हम एक चीज़, एक व्यक्ति की बात करेंगे, उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट कह देते हैं, उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट कह देते हैं। उसके बाद हमने फॉर्मेशंस का डिस्कस किया कि भाई इस तरह से हमें यूज़ करना है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ज़रूरत पड़ने पर वर्ब के साथ हम एस और ईएस का यूज़ करेंगे इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नोट का यूज़ करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया जाएगा। और ये चीज़ याद रखना कि डू या डज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं, इनका यूज़ हमेशा ही इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में होगा। पॉजिटिव सेंटेंस में इनका यूज़ नहीं किया जाएगा। तो हमने हेल्पिंग वर्ब सीखी और फॉर्मेशन सीखी। ये तो हमने सीख लिया कि हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, फॉर्मेशन ये होती है। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है कि इस तरह की हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करेंगे कहाँ पर, किस तरह के सेंटेंसेस में हम इस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। एक बार उसको डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, किस तरह के सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर सकते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ होगा डियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा आपका
जब हम बात करेंगे रेगुलर एक्शंस की, जब हम बात करेंगे रेगुलर एक्शंस की, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब हम बात करेंगे अपने हैबिचुअल एक्शंस की, रेगुलर एक्शंस, हैबिचुअल एक्शंस, या हम बात करेंगे डेली रूटीन की, डेली रूटीन। जब हम बात करेंगे डेली रूटीन से, हैबिचुअल एक्शंस, रेगुलर एक्शंस, डेली रूटीन, जब हम इस तरह के कामों की बात करेंगे कि कोई काम आपका रेगुलर बेस पर होता है, हैबिचुअल एक्शन है, या आपका डेली रूटीन है, तब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। रेगुलर एक्शंस क्या होते हैं डियर? वे काम जो एक फिक्स इंटरवल के बाद होते हैं, वे काम जो एक फिक्स इंटरवल के बाद होते हैं। जैसे कोई काम हर 2 दिन बाद होता है, उसको हम क्या कहेंगे? रेगुलर एक्शन। जैसे इसको कुछ ऐसे समझे, स्कूल्स में क्या होते हैं, हर साल आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। एग्ज़ाम्स का होना क्या है? एक रेगुलर एक्शन। जैसे मैंने कहा कि वो हर मंडे को मंदिर जाती है, वो हर मंडे को मंदिर जाती है, तो हर मंडे को मंदिर जाना क्या है? एक रेगुलर एक्शन है। हैबिचुअल एक्शंस क्या होते हैं? जिन कामों को हम लंबे टाइम से कर रहे हैं, जिन कामों को हम लंबे टाइम से कर रहे हैं, अब वो हमारी हैबिट बन गए हैं, उनको हम हैबिचुअल एक्शंस कहेंगे। डेली एक्शंस, डेली रूटीन, जो काम हम हर रोज़ करते हैं, उठना, नहाना, खाना खाना, पानी पीना, ये आपके क्या? आपके डेली एक्शंस हैं। ये आपके क्या हैं? डेली एक्शंस हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा और मैंने लिखा I got up early. I got up early in the morning. ये एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, I got up early in the morning। अगर मैं इस लिखे गए सेंटेंस की बात करूं, अगर एक वो दोबारा लिख देते हैं इसको, मैंने आपके सामने लिखा I got up early in the morning। I got up early in the morning। तो मुझे बताएंगे आप कि इस सेंटेंस में, लिखे गए सेंटेंस में कमी क्या है, क्या गलती है, कि सेंटेंस में कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तक आप मुझे बताएंगे प्लीज़। आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है। हो सकता है भाई बहुत सारे बच्चों को लग रहा हो कि यहाँ पर गोटअप की जगह, यहाँ पर गोटअप की जगह पर क्या होना चाहिए? गेटअप होना चाहिए, यहाँ पर गेटअप होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस सेंटेंस की, तो ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है। ये लिखा गया सेंटेंस आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग पूरी तरह से सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि भाई आपने मुझसे पूछा सर आप कितने बजे उठे, सर आप कब उठे, मैंने कहा कि भाई मैं सुबह जल्दी उठा, मैं सुबह जल्दी उठा। आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं आज सुबह जल्दी उठा। तो ये मैंने अपने डेली एक्शंस की बात नहीं की, मैंने सिर्फ आज की बात की कि आज मैं जल्दी उठा था, आज मैं जल्दी उठा था। क्योंकि यहाँ पर जो हमने ये गोटअप का यूज़ किया है, यहाँ पर जो हमने गोटअप का यूज़ किया है, ये अपने आप में क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म वन टाइम एक्शन की बात करता है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म वन टाइम एक्शन को दिखाता है कि कोई काम एक बार हुआ था, कोई काम एक बार हुआ था। वन टाइम एक्शन की बात करता, कोई काम एक बार हुआ। आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये लिखा गया सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है।
अगर इसी लिखे गए सेंटेंस में मैंने एक वर्ड ऐड कर दिया और मैंने लिख दिया यहाँ पर आई, इसके लास्ट में मैंने एक वर्ड ऐड किया और मैंने लिख दिया डेली। इस लिखे गए सही सेंटेंस में मैंने एक वर्ड ऐड कर दिया डेली। जब मैंने इस लिखे गए सेंटेंस में डेली का यूज़ किया, यहाँ पर मैंने डेली ऐड कर दिया, तो जो ये सेंटेंस सही था अब ये सेंटेंस क्या हो गया, अब ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि डेली एक्शंस में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है और यहाँ पर हमने कौन से टेंस का यूज़ कर दिया, यहाँ पर हमने पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कर दिया, जो अपने आप में गलत होगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट की बात करता है। लेकिन यहाँ पर हमें प्रेजेंट की बात करनी है, प्रेजेंट की डेली रूटीन को दिखाना है, तो यहाँ पर गोटअप का यूज़ ना करके हम क्या यूज़ करेंगे, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो डेली लिख देने से क्या हुआ, आपका पूरा का पूरा टेंस बदल गया, पूरा का पूरा सेंटेंस बदल गया, सेंटेंस की फॉर्मेशन चेंज हो गई। इस डेली के अलावा बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारी हेल्प कर देते हैं ये समझने में कि वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाना चाहिए। एक बार उन वर्ड्स को मैं आपके सामने लिखता हूँ जिससे हमें हेल्प मिल जाती है। अगर उन वर्ड्स का सेंटेंस में यूज़ किया गया है, अगर उन वर्ड्स का सेंटेंस में यूज़ किया गया तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही यूज़ करेंगे। वे वर्ड्स क्या क्या हैं? एक वर्ड हमने अभी देखा डेली, इसके अलावा रेगुलरली, इसके अलावा यूजुअली, इसके अलावा ऑलवेज, नेवर, ऑलवेज, नेवर, एवरी। एवरी के साथ बहुत सारे एक्सप्रेशंस जोड़े जा सकते हैं, जैसे एवरी डे, एवरी मंडे, एवरी फ्राइडे, एवरी डे, एवरी मंडे, एवरी फ्राइडे, एवरी वीक, एवरी मंथ और एवरी ईयर। seldom, often, hardly, इसके अलावा whenever। ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारी हेल्प कर देते हैं आइडेंटिफाई करने में कि टेंस कौन सा आएगा। वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। अगर इन लिखे गए एक्सप्रेशंस में से किसी का भी यूज़ किया जाता है, किसी का भी यूज़ अगर किया जाता है, तो वहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलेगा कि वहाँ हमेशा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा था, मैंने आपके सामने वो एग्जाम्पल लिखा था, आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा था, आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस सही सेंटेंस में जब मैंने डेली को ऐड कर दिया था, इस लिखे गए सही सेंटेंस में जब मैंने ये डेली वर्ड का यूज़ कर दिया था, तो डेली वर्ड की कंडीशन क्या है, डेली वर्ड को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। तो उसी की वजह से यहाँ पर गोट का यूज़ ना करके हमने किसका यूज़ किया, गेट का यूज़ किया। उसी की वजह से हमने गोट का यूज़ ना करके यहाँ पर गेट का यूज़ किया। और सही सेंटेंस क्या बना, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जिसने एक प्रेजेंट की हैबिट को दिखाया, जिसने आपकी एक प्रेजेंट की हैबिट को दिखाया।
लेकिन अगर मैं सेंटेंस में, अगर इस लिखे गए सेंटेंस में मैंने एक सेंटेंस और ऐड कर दिया और मैंने लिख दिया इसके पहले व्हेन आई वॉज इन आगरा, व्हेन आई वॉज इन आगरा, इस लिखे गए सेंटेंस से पहले मैंने क्या लिख दिया, व्हेन आई वॉज इन आगरा, जब मैं आगरा में था, जब मैं आगरा में था तो मैं जल्दी उठता था, जब मैं आगरा में था तब मैं जल्दी उठता था। भाई हो सकता है कि अब मैं लेट से उठता हूँ, लेकिन जब मैं आगरा में था तब मैं जल्दी उठता था। तो इसने क्या दिखाया, इसने एक पास्ट की हैबिट को दिखाया, पास्ट की हैबिट को दिखाया। पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए हम एक एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, और पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए हम एक एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे, और वो क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यूज्ड टू गेट। यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यूज्ड टू गेट अप, क्योंकि भाई हैबिट तो पास्ट में भी हो सकती थी कि कोई इंसान की पास्ट में हैबिट थी, उन कामों को हम पास्ट में करते थे लेकिन अब नहीं करते। उनको दिखाने के लिए, पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, यूज्ड टू का यूज़ करेंगे। व्हेन आई वॉज इन आगरा आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। व्हेन आई वॉज इन आगरा आई यूज्ड टू गेट अप इन द मॉर्निंग, आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। जब मैं आगरा में था तो मैं सुबह जल्दी उठा करता था। हैबिट आपकी प्रेजेंट में हो सकती है, हैबिट आपकी पास्ट में भी हो सकती है, और हैबिट आपकी फ्यूचर में भी हो सकती है। तो पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए हम एक एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे, और वो क्या रहेगा आपका, यूज्ड टू गेट अप। इसी को हम वुड से भी रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर हम वुड गेट अप भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वुड भी क्या दिखाता है, वुड भी पास्ट की हैबिट को दिखाता है, वुड भी आपका पास्ट की हैबिट को दिखा सकता है। तो हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यूज्ड टू इज इक्वल टू वुड। चाहे हम यूज्ड टू का यूज़ करें या हम वुड का यूज़ करें, दोनों ही क्या करेंगे, दोनों ही पास्ट की हैबिट को दिखाते हैं। तो ऐसा कोई कॉपीराइट नहीं है इन वर्ड्स पर, ऐसा कोई कॉपीराइट्स नहीं है कि भाई अगर लिखे गए सेंटेंस में ये वर्ड्स आ गए हैं तो हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। हमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से, किस सेंस में उन वर्ड्स को यूज़ किया गया है, किस सेंस में उन वर्ड्स को यूज़ किया गया है। एक एग्जाम्पल और लिखा मैंने आपके सामने, एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, एक एग्जाम्पल और लिखा मैंने आपके सामने, और मैंने लिखा whenever I go to Mumbai, whenever I go to Mumbai I stayed in 5-star hotel. Whenever I go to Mumbai I stayed in 5-star hotel. मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई, जब कभी भी मैं मुंबई जाता हूँ मैं 5-स्टार होटल में रुकता हूँ। जब कभी भी मैं मुंबई जाता हूँ, जब भी मैं मुंबई जाता हूँ मैं 5-स्टार होटल में रुकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी एक प्रेजेंट की हैबिट की बात की, और वो हैबिट क्या हुई, 5-स्टार होटल में रुकना, 5-स्टार होटल में ठहरना, रुकना। तो प्रेजेंट की हैबिट को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ना कि सेकंड फॉर्म का। लेकिन यहाँ पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कर दिया, जो अपने आप में गलत है। तो स्टेड का यूज़ ना करके हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर स्टे का यूज़ करेंगे। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा,
वेन एवर आई गो टू मुंबई आई स्टे इन 5-star होटल। वेन एवर आई गो टू मुंबई आई स्टे इन 5-star होटल। भाई हैबिट तो पास्ट की भी हो सकती है, हैबिट तो पास्ट की भी हो सकती है। इसमें मैंने लिखा वेन एवर आई वेंट टू मुंबई, whenever I went to Mumbai, I stayed in 5-star होटल। हैबिट तो पास्ट की भी तो हो सकती है। मैंने कहा कि whenever I went to मुंबई, जब कभी मैं मुंबई गया, जब भी मैं मुंबई गया, I stayed in 5-star होटल, मैं 5-star होटल में रुका, मैं 5-star होटल में ठहरा, मैं वहीं पे रुका। तो मैंने पास्ट की हैबिट की बात की। तो पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर जो V2 का यूज़ किया है ये अभी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि V2 क्या दिखाता है, वन टाइम एक्शन की बात करता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म वन टाइम एक्शन की बात करता है। और यहाँ पर मैं अपनी पास्ट की हैबिट की बात कर रहा हूँ, और पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, आई यूज टू स्टे। क्या यूज़ करेंगे हम, आई यूज टू स्टे इन 5-star होटल। तो सही सेंटेंस क्या होगा, वेन एवर आई वेंट टू मुंबई आई यूज टू स्टे इन 5-star होटल। जब भी मैं मुंबई जाता था, जब भी मैं मुंबई जाता था मैं 5-star होटल में रुकता था। जब भी मैं मुंबई जाता था मैं 5-star होटल में रुकता था। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इसके अलावा कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। एक सेंटेंस और लिखा मैंने आपके सामने, मैंने आपके सामने लिखा माई वाइफ इज पेंटिंग द फर्नीचर। My wife is painting the furniture whenever she gets time। मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, My wife is painting the furniture whenever she gets time। मेरी वाइफ फर्नीचर को पेंट करती है जब भी उसको टाइम मिलता है। जब भी उसको टाइम मिलता है वो फर्नीचर को पेंट कर देती है, फर्नीचर को पेंट कर देती है। तो उसकी मेरी वाइफ की हैबिट क्या है, मेरी वाइफ की हैबिट क्या है, फर्नीचर को पेंट करना, फर्नीचर को पेंट करना। और प्रेजेंट की हैबिट को दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। तो यहाँ पर जो हमने इज़ पेंटिंग लिखा ये गलत है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माई वाइफ पेंट्स द फर्नीचर whenever she gets time। My wife paints the furniture whenever she gets time। हैबिट भाई हो सकता है उसकी पास्ट में हैबिट रही हो, और मैंने कहा कि भाई मेरी वाइफ फर्नीचर को पेंट करती थी जब भी उनको टाइम मिलता था। जब भी उसको टाइम मिलता था मेरी वाइफ फर्नीचर को पेंट किया करती थी। तो पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए हम क्या लिखेंगे, माई वाइफ यूज टू paint। My wife used to paint the furniture whenever she got time। Whenever she got time, my wife used to paint the furniture whenever she got time। जब भी उसको टाइम मिलता था, जब भी मेरी वाइफ को टाइम मिलता था वो फर्नीचर को पेंट कर देती थी, फर्नीचर को पेंट किया करती थी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ हम कब करेंगे, जब हम बात करेंगे रेगुलर एक्शंस की, हैबिचुअल एक्शंस की, या हम बात करेंगे आपके डेली एक्शंस की। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ कहाँ पर आता है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सल ट्रूथ, इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया जाता है जब हम बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ की।
इसके अलावा आपका परमानेंट फैक्ट, परमानेंट फैक्ट्स भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। इसके अलावा हम जनरल फैक्ट, जनरल फैक्ट्स को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो पूरे के पूरे यूनिवर्स में एक ही तरह से एक्सेप्ट किए जाते हैं, एक ही तरह से फॉलो किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे हम जानते हैं, जैसे हम क्या जानते हैं, तो यूनिवर्सल ट्रूथ हम किसे मानेंगे? यूनिवर्सल ट्रूथ हम उसे मानेंगे जिसे साइंटिफिक जब हम बात करेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ हम किसे मानेंगे? जब हम बात करेंगे साइंटिफिक फैक्ट्स की, जब हम बात करेंगे वे फैक्ट्स जिनको साइंस ने प्रूव कर दिया है, वे फैक्ट्स जिनको साइंस ने प्रूव कर दिया है उनको हम क्या मानेंगे? साइंटिफिक फैक्ट्स मानेंगे, उनको हम साइंटिफिक फैक्ट्स मानेंगे। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने वहाँ पर लिखा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है? ये आपका एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये हमें किसने बताया कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? ये हमें साइंस ने बताया कि जब हम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देंगे तब वो उबलना शुरू कर देता है। इसके अलावा मैं बात करूं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो सूर्य है वो आपका ईस्ट से निकलता है, जो सूर्य है वो आपका ईस्ट से निकलता है। ये क्या है? ये अपने आप में साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, इनको साइंस ने प्रूव कर दिया है, तो ये अपने आप में क्या हुए? यूनिवर्सल ट्रूथ हुए। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को किस में लिखा जाता है? यूनिवर्सल ट्रूथ को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें परमानेंट फैक्ट्स की, परमानेंट फैक्ट्स क्या होते हैं? परमानेंट फैक्ट्स होते हैं प्रोवर्स। प्रोवर्स मतलब कहावतें जिसको हमने एक लंबे टाइम से एक्सपीरियंस किया है, जिसको लंबे टाइम से हमने एक्सपीरियंस किया है और हमने मान लिया है कि भाई ऐसा ही होता है, उनको हम क्या कह देते हैं? परमानेंट फैक्ट्स। जैसे मैंने कहा कि यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, हमने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ की एकता में बल है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। मैंने कहा कि भाई स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये क्या है? ये आपका एक परमानेंट फैक्ट है जिसको लंबे टाइम से एक्सपीरियंस किया जा रहा है कि ऐसा ही होता है, उनको हम क्या कह देते हैं? परमानेंट फैक्ट्स कह देते हैं। जैसे अपने अपने होते हैं, पराए पराए होते हैं। ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। तो परमानेंट फैक्ट्स को भी हम किस में लिखेंगे? परमानेंट फैक्ट्स को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जनरल फैक्ट्स, जनरल फैक्ट्स क्या होते हैं? वे चीज़ें जो एक लंबे टाइम से सेम हैं, मतलब पहले भी बहुत लंबे टाइम से पहले भी एक जैसी थी, अब भी सेम है और उसी तरीके से उनको आगे फॉलो किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि भाई द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज
लेंथ इनटू ब्रेथ, ये क्या है आपका एक जनरल फैक्ट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कहाँ पर होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट फैक्ट्स या जनरल फैक्ट्स में भी हम किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ पर यूज़ किया जाता है? इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम यूज़ करते हैं जब हम बात करते हैं फ्यूचर प्लान्ड एक्शंस की। जब हम बात करते हैं फ्यूचर प्लान्ड एक्शंस की, जब हम उन कामों की बात करते हैं जिनको हमने फ्यूचर में प्लान कर रखा है, उनके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? फ्यूचर प्लान्ड एक्शंस के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जा सकता है। और ये नियर फ्यूचर की बात करता है, ये आपके नियर फ्यूचर की बात करता है कि नियर फ्यूचर में कुछ प्लान कर रखा हो, तब हम यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे फ्यूचर प्लान्ड एक्शंस को दिखाने के लिए हम 3 टेंस का यूज़ कर सकते हैं। भाई बात फ्यूचर की है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट तो यूज़ कर ही सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, प्राइम मिनिस्टर मोदी विल go to New York. Prime Minister Modi will go to New York next week. Prime Minister Modi will go to New York next week. फ्यूचर प्लान्ड एक्शन को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से भी दिखा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज गोइंग टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक। और फ्यूचर प्लान्ड एक्शन को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी दिखा सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी गोज टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक। तो फ्यूचर प्लान्ड एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, जो बात करता है आपके नियर फ्यूचर की। जब हम नियर फ्यूचर की बात करेंगे, वहाँ पर हम 3 अलग अलग टेंस का यूज़ कर सकते हैं। बात फ्यूचर की है तो फ्यूचर के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट तो यूज़ कर ही लेते हैं। इसके अलावा हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का भी यूज़ कर लेते हैं, और साथ ही साथ प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस को दिखाने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी यूज़ कर लेते हैं फ्यूचर प्लान्ड एक्शंस के लिए। इसके अलावा कहाँ कहाँ यूज़ होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट? फ्यूचर प्लान्ड एक्शंस। इसके अलावा हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जहाँ पर रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर की बात की जाती है। जहाँ पर रिक्वेस्ट, कमांड या ऑर्डर की बात की जाती है, वे आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। इम्पेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है विविड नरेटिव के लिए। विविड नरेटिव के लिए भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर लेते हैं। अब विविड नरेटिव क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ विविड नरेटिव। विविड नरेटिव के अगर हिंदी मीनिंग की मैं बात करूँ तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? सजीव चित्रण। इसके हिंदी मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? सजीव चित्र। मतलब पास्ट का कोई एक इंसिडेंट था, पास्ट के किसी इंसिडेंट को आपके सामने दिखाया जा रहा है।
पास्ट के किसी इंसिडेंट को आपके सामने दिखाया जा रहा है और एक व्यक्ति, एक पर्सन बोलकर उसे नरेट कर रहा है, एक पर्सन उसे बोलकर नरेट कर रहा है, उसको हम क्या कह देते हैं? उसको विविड नरेटिव कहते हैं। जैसे मैंने कहा ये अकबर है और ये बीरबल है। मैंने कहा ये अकबर है और ये बीरबल है। और अब जो ये अकबर और बीरबल का जो इंसिडेंट है, ये पास्ट की बात है। अकबर या बीरबल का जो इंसिडेंट है ये आपकी पास्ट की बात है, बहुत पहले की बात है। लेकिन मैंने कहा कि भाई ये व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा है ये अकबर है और ये बीरबल है। तो मैंने आपके सामने प्रेजेंट में इन व्यक्तियों को प्रेजेंट कर दिया, आपके सामने पेश कर दिया कि ये अकबर है, ये बीरबल है। और मैंने कहा कि अकबर अपने दरबार में बैठा है, तभी बीरबल दरबार में आता है और अकबर से बात करता है। तभी बीरबल वहाँ आता है और अकबर से बात करता है और उनको शत्रुओं के बारे में जानकारी देता है, एनिमीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये पास्ट का एक इंसिडेंट था, उसको मैंने आपके सामने नरेट कर दिया है, तो इसी को हम क्या कह देते हैं? विविड नरेटिव कहते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं जिसको आप समझ पाएंगे और रिलेट भी कर पाएंगे अपनी लाइफ से। बचपन में हम एक सीरियल देखते थे, एक सीरियल आता था, अगर आपको याद है, बचपन में एक सीरियल आता था शक्तिमान के नाम से, याद है भाई? डू यू रिमेंबर? बचपन में एक सीरियल आता था शक्तिमान के नाम से एक सीरियल आता था और वो हर संडे को आता था। और हर संडे को वो 12 बजे के आसपास आता था, 12 बजे या 11 बजे तभी आता था। जो 12 बजे, मान लो कि संडे को 12 बजे शक्तिमान आया और जो अगले संडे को शक्तिमान आएगा, जो नेक्स्ट संडे को शक्तिमान सीरियल आपका चालू होगा, जब वो चालू होता है तब आपको इस कॉर्नर में पिछले वीक का जो भी दिखाया जाता था, पिछले वीक जो भी हुआ वो आपको कॉर्नर में ऐसे करके दिखाया जाता है, रिकैप करके दिखाया जाता था। और इसमें एक पर्सन बोल के बताता था, उसमें एक पर्सन बोलकर बताता है कि भाई शक्तिमान घर में प्रवेश करता है, तभी वो गीता विश्वास को बेहोश पाता है और उसको बहुत गुस्सा आता है, तब वो किल्विश के पास जाता है। अब इससे आगे इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम विविड नरेटिव के नाम से जानते हैं, विविड नरेटिव के नाम से जानते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, एंड द एग्जाम्पल इज दैट, मैंने आपके सामने लिखा Akbar draws his sword. Akbar draws his sword and attack the Akbar draws his sword and attack the एनिमी। अकबर अपनी तलवार निकालता है और एनिमी पर अटैक करता है और शत्रुओं पर अटैक करता है। तो यहाँ पर हमने ड्रोज का यूज़ किया, ये तो सही है, अकबर एक सिंगुलर व्यक्ति है, सिंगुलर पर्सन है। लेकिन यहाँ पर हम अटैक का यूज़ ना करके किसका यूज़ करेंगे? अटैक्स का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? अटैक्स का यूज़ करेंगे। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का कहाँ यूज़ किया जाता है और कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आज इतना ही रखेंगे आज की क्लास में और प्रेजेंट इंडेफिनेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल लिखिए। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट her black hair add beauty
हर ब्लैक हेयर एड ब्यूटी टू हर लुक्स। दूसरा एग्जाम्पल, द सीनरी ऑफ दिस प्लेस attract everyone. The scenery of this place attract everyone. The scenery of this place attract many visitors. The scenery of this place attract everyone. The large sign near the entrance warns. The large sign near the entrance warn the visitors to beware of bears. The large sign near the entrance warn the विजिटर्स टू बिवेयर ऑफ बेयर्स। ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखी। इन एग्जाम्पल में जो भी एरर है, जो भी गलती है, जो भी कमी है आपको लग रहा है, आप इन एरर्स को सही कर सकते हैं, आप इन सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि लिखे गए सेंटेंसेस में क्या एरर है, क्या यहाँ पर गलती है, एक बार उनके ऊपर काम करते हैं। हर ब्लैक हेयर एड ब्यूटी टू हर लुक्स। उसकी जो काले बाल हैं उसकी लुक्स में ब्यूटी को ऐड करते हैं। तो उसके जो काले बाल हैं भाई वो हर बार उसकी लुक्स में ब्यूटी को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ऐड का यूज़ ना करके ऐड के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, एस का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस सही क्या होगा, हर ब्लैक हेयर एड्स ब्यूटी टू हर लुक्स। हर ब्लैक हेयर एड्स ब्यूटी टू हर लुक्स। द सीनरी ऑफ दिस प्लेस, इस जगह का जो दृश्य है, द सीनरी ऑफ दिस प्लेस अट्रैक्ट मैनी विजिटर्स। इस जगह का जो दृश्य है वो बहुत सारे विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है। तो वो अट्रैक्ट करता है तो वो हर बार करता है, तो हर बार अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, अट्रैक्ट्स लिखेंगे। द सीनरी ऑफ दिस प्लेस अट्रैक्ट्स मैनी विजिटर्स। The large sign near the entrance warn the visitors to beware of bears. The large sign, एक बड़ा साइन near the entrance, एंट्रेंस के पास में जो एक लार्ज साइन है, वो वॉर्न करता है विजिटर्स को टू beware of bears। वो भालुओं से सचेत रहने के लिए विजिटर्स को अवेयर करता है। तो वो जो लार्ज साइन है वो हर बार ऐसा करता है, जितनी बार भी विजिटर्स आते हैं उतनी बार ही वो विजिटर्स को अवेयर करता है कि वो भालुओं से थोड़ा सा सतर्क रहे। तो यहाँ पर हम वार्न का यूज़ ना करके वार्न्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमने लार्ज साइन यूज़ किया है वो अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ हम
एस और ई एस का यूज़ कर लेते हैं, वर्ब के साथ एस और ई एस का यूज़ कर लेते हैं। आई होप कि आज आपको समझ आया होगा कि टेंस क्या होते हैं और टाइम क्या होता है। जब हम टेंस और टाइम को मर्ज कर देते हैं तो कुल मिलाकर हमारे पास 12 टेंस मिलते हैं हमें देखने को। उनमें से हमने अपने एक पहले टेंस को आज हमने डिस्कस किया और हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। आज फिर इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम अपने एक नेक्स्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ गुड टाइम, इन्जॉय द टाइम में और सीखते रहें चीज़ों को।